हेलो एवरीवन, दिस इज निकिता। वेलकम बैक टू आवर चैनल। अपनी एनसीईआरटी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज इन क्लास 10 का चैप्टर 15 पढ़ेंगे, जिसका नाम है आर एनवायरनमेंट, जो कि लास्ट चैप्टर है इस बुक का, इस क्लास का। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे इस वीडियो पे आ रहे हैं, जो भी हमारे इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड चैनल के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चैनल पर वीडियोस सारी अपलोड कर दी गई है, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। किसी भी चैप्टर में कोई भी डाउट होता है तो आप उस चैप्टर के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। अगर किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर कीजिएगा। तो हमने ये इन्वायरमेंट वर्ड काफी बार सुना है, ऑफन बीइंग यूज्ड ऑन द टेलीविजन, न्यूज़पेपर, है ना, अपने आसपास सुनते रहते हैं। Our elders tell us that environment is not what it used to be earlier. Others say that we should हेल्दी इन्वायरमेंट, ग्लोबल समिट्स। तो ये सारी बातें हमने इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग सुने कि इन्वायरमेंट में कुछ रिस्क है, कुछ इश्यूज आ गए हैं ना, अभी साफ इन्वायरमेंट नहीं है, हवा साफ नहीं है। इन्वायरमेंट कहते किसको, ये है क्या इन्वायरमेंट? तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम क्या है, क्या उसके कंपोनेंट है, टाइप क्या है, तो सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं या फिर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, और जो हमारे फिजिकल सराउंडिंग है, फिजिकल सराउंडिंग मतलब रॉक हो गए, वाटर हो गए, सनलाइट हो गए, ये आपस में एक साथ रहते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, और जो इन्वायरमेंट में एक बैलेंस है, जो नेचर में बैलेंस है, उसको बैलेंस मेंटेन बना के रखते हैं। इसी को कहते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि कोई भी बायोटिक चीज़ और कोई भी अबायोटिक चीज़। अभी बायोटिक और अबायोटिक क्या है? बायोटिक मतलब बायो, जिसमें लाइफ है, और अबायोटिक मतलब जिसमें लाइफ नहीं है, जैसे कि पत्थर, पानी, सनलाइट। जब ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है किसी ना किसी चीज़ से, है ना, एक दूसरे के ऊपर ये डिपेंडेंट है, एक साथ रह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंट का बैलेंस मेंटेन करके रखें, यही होता है इकोसिस्टम। All the interacting organism in an area together with the non-living constituent of the environment form an ecosystem। जब सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करके रहते हैं नॉन लिविंग के साथ, उसी को कहते हैं कि पूरा ये इकोसिस्टम है। कहाँ पे रह रहे हैं? इन्वायरमेंट पे रह रहे हैं। एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ, इकोसिस्टम में कौन कौन आते हैं? बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट दोनों। क्या क्या हो सकते हैं? रेनफॉल, टेम्परेचर, विंड, सॉइल, मिनरल्स, है ना, ये सारी चीज़ें। अब ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कैसे हैं, है ना, एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करें। जैसे प्लांट्स हैं, खाना बनाते हैं किसके हेल्प से? सन की हेल्प से, एयर की हेल्प से ना, तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। जब तक पेड़ खाना नहीं बनाएंगे तो हम खाएंगे कैसे, हम क्या खाएंगे? तो इस तरीके से आप देख सकते हैं एग्जाम्पल लेके। ऑल दीज लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड देयर ग्रोथ। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए। किसके ऊपर? एबायोटिक कंपोनेंट्स के ऊपर, जो इकोसिस्टम प्रेजेंट है। देखेंगे कि हमारा जो इकोसिस्टम है वो भी दो तरीके का होता है। कैसे जी? एक होता है टेरेस्ट्रियल, एक होता है मैराइन। टेरेस्ट्रियल का मतलब है कि जो लैंड वाला है, ठीक है, जो ज़मीन पे है, और मैराइन मतलब पानी के अंदर। कहते हैं ना, पानी के अंदर भी दुनिया है, तो पानी के अंदर भी जीव जंतु रहते हैं। सो अ गार्डन इज एन इकोसिस्टम। गार्डन भी क्या है? एक इकोसिस्टम हो सकता है। भाई ये अनदर टाइप है। अनदर टाइप मतलब दो तरीके के इकोसिस्टम फिर से बताएं कि एक तो नेचुरल होगा, एक हो गया आर्टिफिशियल। नेचुरल में आपके फॉरेस्ट आ जाएंगे, है ना, लेक्स आ जाएंगे, पॉन्ड्स आएंगे, फॉरेस्ट आ जाएंगे। और जो आपका आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल में आपके गार्डन्स आ जाएंगे, क्रॉप फील्ड्स आ जाएंगे, और आपका एक एक्वेरियम भी आ जाएगा, है ना। चलिए, ये पैरा हो गया कंप्लीट। 15.1 में आपको क्या करना है? एक एक्वेरियम बनाना है, एक इमेजिनेशन करनी है ना अपने माइंड में। फिश ला के डालनी है, एक आपको ऐसे ग्लास का कोई भी बड़ा सा कंटेनर ले लेना, पानी भर देना है, फिश ला के डाल देनी है, और ऑक्सीजन प्रोवाइड करा देनी है। कैसे? एरिएटर से। एरिएटर एक पंप होता है जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कराने का काम आता है एक्वेरियम में ना, और फूड भी दे देंगे, मार्केट से खरीद के ले आएंगे आप। और क्या करेंगे? इस एक्वेरियम में प्लांट्स और एनिमल्स भी डाल देंगे आप कुछ, ठीक है। वो क्यों? हमने ऐसा क्यों किया? एन एक्वेरियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन। एक्वेरियम क्या है? ह्यूमन मेड इकोसिस्टम का क्या है? एग्जाम्पल है। कैन वी लीव द एक्वेरियम एज सच आफ्टर वी सेटअप? जैसे हमने एक्वेरियम बनाया है, इसको ऐसे छोड़ दें, क्या ये अपने आप मेंटेन होता रहेगा? जी नहीं, ये अपने आप मेंटेन नहीं होता रहेगा। हमें इसमें इसकी क्लीनिंग भी करनी पड़ेगी। जो पॉन्ड होते हैं, जो लेक्स होते हैं, हम इनको तो क्लीन नहीं करते अपने आप, कैसे ये हो जाते हैं क्लीन, है ना, क्योंकि इनमें डिकम्पोजर्स, कंज्यूमर्स, ये सब प्रेजेंट होते हैं। अब कोई अगर मर जाए उस पॉन्ड में, एक्वेरियम में कोई मर जाए, तो हमें तो एक्वेरियम साफ करना होगा, लेकिन पॉन्ड्स में क्या होता है? डिकम्पोजर्स होते हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, जो डेड और डिकेइंग मैटर जो भी होता है ना, उसको डिकम्पोज कर देते हैं, है ना, ख़त्म कर देते हैं। तो ऐसा हमारा एक्वेरियम में नहीं होगा, इसलिए हमने थोड़े थोड़े प्लांट्स और एनिमल्स उसमें डाल दिए हैं, ठीक है, कि थोड़ा कुछ मेंटेन रह सके इसलिए। तो हमने अभी तक
ऑर्गेनिज्म को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर का मतलब जो बनाएगा, कंज्यूमर का मतलब जो उसे खाएगा, मतलब प्रोड्यूसर में ज़्यादातर आपके प्लांट्स आएंगे, कंज्यूमर्स में प्लांट्स को खाने वाले, एक दूसरे को खाने वाले लोग। डिकम्पोजर कि अब जब ये लोग मर जाएंगे ना सब लोग, तो इनको डिकम्पोज करने का काम जो करेंगे ना, डेड और डिकेइंग मैटर को जो भी डिकम्पोज करने का जो काम करेंगे उसमें आपके डिकम्पोजर रहेंगे। और ये तीनों ही ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बैलेंस मेंटेन करने के लिए। विच ऑर्गेनिज्म कैन मेक ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक शुगर एंड स्टार्च फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यूजिंग द रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन। तो यहाँ पे हम देखेंगे पहले प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं। तो प्रोड्यूसर हमारे वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि शुगर है, स्टार्च है, इनको यूज़ करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को बनाने में, और सनलाइट का भी यूज़ करते हैं, क्लोरोफिल, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपना खाना खुद बनाते हैं। तो वो कौन हो गए? प्रोड्यूसर्स। अब पढ़ते हैं कंज्यूमर्स कौन होते हैं। तो ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर, वो ऑर्गेनिज्म जो इन प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड होंगे, चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो। These organisms which consume the food produced either directly from producer or indirectly by feeding the other consumer। तो इनमें ये जो आपके कंज्यूमर्स हैं, इनमें वो ऑर्गेनिज्म आते हैं या तो वो डायरेक्टली इन पेड़ को खा लें या फिर उन एनिमल्स को खा लें जो पेड़ों को खाते हैं। अब ये क्या बात चल रही है हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ हो गए हमारे कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर हर्बीवोर भी हो सकते हैं जो सिर्फ घास खाते हैं, कार्निवोर भी हो सकते हैं जो मांस खाते हैं, ओमनीवोर भी हो सकते हैं जो मीट भी खाते हैं और घास भी खाते हैं। और पैरासाइट्स क्या होते हैं? तो पैरासाइट्स होते हैं कि कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म है उसके ऊपर कोई भी एक जीव जंतु ऐसे छोटा सा रह रहा है और उसी का न्यूट्रिएंट ले रहा है, उसको कहते हैं पैरासाइट। तो आपने सिचुएशन देखी थी जिसमें आपने एक्वेरियम बनाया था, उसमें कुछ फिशेस और प्लांट्स भी डाले थे। अगर वो मर जाएंगे तो उन्हें डिकम्पोज कोई नहीं कर पाएगा ना, वहाँ पे डिकम्पोज कोई नहीं कर पाएगा, आपको सफाई करनी होगी। तो द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंप्राइजिंग बैक्टीरिया एंड फंगी ब्रेक डाउन द डेड रिमेन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। डिकम्पोजर्स आपके कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? ये होते हैं आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया, फंगी हो गए। ये क्या करेंगे? डेड और रिमेन मटेरियल जितना भी हो, वेस्ट जो भी है, उसको ब्रेक डाउन करेंगे। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर द डिकम्पोजर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? डिकम्पोजर्स होते हैं। एज दे ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इनटू सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे ये बोला गया है, ऊपर हमने अभी इसमें देखा यहाँ पर कि जो आपके प्रोड्यूसर्स थे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज़ कर रहे थे इनऑर्गेनिक में। डिकम्पोजर्स क्या करें? इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करें, इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्या हुआ? देखिए, प्लांट ने यूज़ कर लिया, प्लांट मर गया, प्लांट के मरने के बाद उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स थे ना, वापस ये क्या करते हैं? डिकम्पोजर क्या करते हैं? इन्वायरमेंट में वापस भेज देते हैं। तो ये देखिए किस तरीके से बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं। ये आपका है प्रोड्यूसर, इसने कुछ न्यूट्रिएंट यूज़ कर लिया ना अपनी बॉडी में, अब ये मर गया, तो डिकम्पोजर्स ने क्या करा? इसकी बॉडी को डिकम्पोज करके वो जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो इसने इन्वायरमेंट से लिए थे वो वापस भेज दिए। नेक्स्ट देखिएगा 15.2 एक्टिविटी, इंपॉर्टेंट ये इतनी, बट आप पढ़ लीजिएगा एक बार। फूड चेन्स और फूड वेब क्या होता है? पहले देखते हैं फूड चेन क्या होता है। फूड चेन में आप प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ेंगे, कंज्यूमर के बारे में पढ़ेंगे और डिकम्पोजर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे फूड चेन की आपकी डेफिनेशन क्या बनेगी। वी हैव फॉर्म्ड अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म फीडिंग ऑन वन अनदर। हमने एक सीरीज बनाई है ऑर्गेनिज्म की जिसमें वो एक दूसरे को खाएंगे, इस तरीके से अरेंज करा है। द सीरीज और ऑर्गेनिज्म टेकिंग पार्ट एट वेरियस बायोटिक लेवल फॉर्म आ फूड चेन। अब क्या ये अलग अलग लेवल पे अपना काम परफॉर्म करेंगे और ये फूड चेन बनाएंगे, एक दूसरे को खाते हैं ये। ईच स्टेप और लेवल ऑफ फूड चेन फॉर्म्स अ ट्रॉपिक लेवल। हम हर स्टेप को टॉपिक लेवल बोलते हैं। दे फिक्स अप सोलर एनर्जी एंड मेक इट अवेलेबल फॉर हेटेरोट्रॉप्स एंड कंज्यूमर्स। प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं? सोलर एनर्जी को यूज़ करते हैं और हेटेरोट्रॉप्स और कंज्यूमर्स जितने उनके लिए खाना बनाते हैं, मतलब प्रोड्यूसर ही सबका पहले सोर्स बनेंगे खाने का। द हर्बीवोर और द प्राइमरी कंज्यूमर कम एट सेकंड स्मॉल कार्निवोर। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ये आपके हो गए प्रोड्यूसर, ये हो गए कंज्यूमर, ठीक है। तो ये हो गए आपके प्रोड्यूसर, ये हो गए आपके प्राइमरी ट्रॉपिक लेवल, यहाँ पर सेकेंडरी और यहाँ पे होगा टर्शरी। तो यहाँ पर क्या है? आपके कंज्यूमर्स है। अब ये कंज्यूमर्स क्या करेंगे? घास को खाएंगे। फिर आपके आ जाएंगे प्राइमरी कार्निवोर, क्या है कि जो छोटे कीड़े मकोड़े को खाएंगे, है ना। अब ये आ जाएंगे आपके सेकेंडरी कार्निवोर। सेकेंडरी कार्निवोर कौन होंगे? जो इनको खाएंगे, ठीक। इस तरीके से चलती रहती है साइकिल, है ना, एक दूसरे को खाते रहते हैं। यही सारी बातें आपको बताई हुई है यहाँ पे कि द टर्शरी कंज्यूमर फॉर्म द फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। जो टर्शरी कंज्यूमर है आपका वो चौथे लेवल पे आएगा, 1 2 3 4।
वी नो दैट द फूड वी ईट एक्ट्स एज अ फ्यूल। हम देखते हैं कि हम जो खाना खाते हैं वो एनर्जी की तरह वर्क करवाता है ना, हमारी बॉडी में एनर्जी देता है, हम काम करते हैं। फिर Does the interaction among various components of the environment involve flow of energy from one component to the। अब यहाँ पे हो क्या हो रहा है, अब यहाँ पे एनर्जी का फ्लो हो रहा है। क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे, एनर्जी का फ्लो देख रहे हैं। अब इसने कुछ अपने लिए एनर्जी बनाई, वो इसने खा के अपने अंदर बॉडी में एनर्जी ले ली, तो यहाँ से यहाँ तक एनर्जी फ्लो हो रही है। एज वी हैव स्टडीड द ऑटोट्रॉप्स कैप्चर द एनर्जी। हमने देखा कि ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं, सनलाइट को कैप्चर करते हैं और अपने अंदर एनर्जी बनाते हैं ना, खाना बनाते हैं। दिस एनर्जी सपोर्ट्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ लिविंग वर्ल्ड। सारी जितनी भी एक्टिविटीज होती है ना लिविंग वर्ल्ड में, प्रोड्यूसर से क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं उसको। फ्रॉम ऑटोट्रॉप्स एनर्जी गोज टू हेटरोट्रॉप्स एंड डिकम्पोजर। अब ये एनर्जी कहाँ जाएगी, ऑटोट्रॉप से जाएगी हेटरोट्रॉप्स में और डिकम्पोजर्स में। However, as we saw in the previous chapter on the source of energy, when one form of energy is changed to another, यहाँ पे क्या हो रहा था, हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है। सम एनर्जी, कुछ एनर्जी ऐसी थी जो इन्वायरमेंट में गुम हो जाती है ना। द फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन वेरियस कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट हैज़ बीन एक्सटेंसिवली स्टडीड। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे एनर्जी का हो क्या रहा है, वो जो गुम हो गई वो कैसे गुम हो गई है, एनर्जी का फ्लो कैसे होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि सारे इंपॉर्टेंट है और अच्छे से हमें इसे पढ़ना है। द ग्रीन प्लांट्स इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैप्चर अबाउट 1% ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट। अब क्या होगा, सनलाइट से ये जो प्राइमरी प्रोड्यूसर ट्रीज और प्लांट्स थे उन्होंने कितनी एनर्जी ली, सिर्फ 1% ली। मान लीजिए यहाँ से 1000 एनर्जी आ रही है तो उसका 1% यहाँ पे आया, कितना, 100 आ गया, ठीक है। अब व्हेन ग्रीन प्लांट्स आर ईटन बाय प्राइमरी कंज्यूमर्स आर a great deal of energy or loss of heat to environment, some amount of goes into digestion। अब क्या होगा, यहाँ पर ये जो आपका जो प्लांट है इसने वो एनर्जी अपना खाना बनाने में बाकी सारे प्रोसेस में यूज़ कर ली, तो अगले लेवल पे जो पहुँची वो सिर्फ 10% पहुँची। कितनी पहुँची, सिर्फ 10% पहुँची। अब हर एक लेवल पे सिर्फ 10% ही पहुँचेगी, ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं, 10% लॉ भी बोलते हैं। Therefore, 10% can be taken as average value of the amount of organic matter that is present at each step and reaches the next level of consumer। हर नेक्स्ट लेवल का जो कंज्यूमर है उसके पास सिर्फ 10% एनर्जी ही पहुंचेगी, क्योंकि बाकी जो 90% जो एनर्जी है वो उसकी बॉडी में खुद की में यूज़ होगी। सिंस सो लिटिल एनर्जी इज अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर, तो बहुत थोड़ी ही एनर्जी नेक्स्ट लेवल के कंज्यूमर के लिए बचती है, मतलब है ना। और इसलिए आप क्या देखेंगे, सिर्फ 3 और 4 स्टेप्स ही देखेंगे आप हमेशा फूड चेन में, ठीक है। कितने, 3 और 4, क्योंकि बाकी ऊपर जाते जाते वो और कम हो जाती है। मान लीजिए यहाँ 100 थी, यहाँ 10 हो गई, फिर 0.1 होगी, फिर 0.001 होगी। फिर अगर ये चेन बढ़ती जाएगी तो बाकी जो और ऑर्गेनिज्म ऊपर आएंगे वो कितना भी कुछ भी खा लें, उनको तो इतनी एनर्जी मिलेगी नहीं जो उनकी बॉडी को रिक्वायरमेंट होगी, तो वो कुछ और खा के अपनी बॉडी की एनर्जी को फुलफिल करेंगे, अपनी बॉडी की डिमांड को, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देयर आर जनरल अ ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल एट द लोअर ट्रॉपिक लेवल एंड इकोसिस्टम द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ प्रोड्यूसर। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे ये बोला है कि आपको जो ट्रायंगल बनाया ना, ये ऐसे नहीं बनाया कि अच्छा लग रहा है, ये इसलिए बनाया है कि आपका ये देखिए सबसे नीचे क्या प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर क्या है, लार्ज अमाउंट में, प्रोड्यूसर सबसे ज़्यादा होते हैं, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर उससे कम सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, तो इस तरीके से कम होते जाते हैं ऑर्गेनिज्म हर एक लेवल पर। The length and complexity of the food chain vary greatly. Each organism is generally eaten by 2 or more other kinds of organisms, which in turn are eaten by several other organisms. So instead of straight food chain, the relationship। अच्छा, अब यहाँ पे बोला गया है कि अब हमने यहाँ देखा, यहाँ तो बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची ऊपर, तो उनको कुछ ना कुछ और ऑप्शन ढूंढना होगा, कुछ और खाने के लिए। तो एक स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग पढ़ने के अलावा ऐसे पढ़ेंगे कि जैसे प्रैक्टिकल वे में होता है। अब प्रैक्टिकल वे में तो सिर्फ एक एनिमल के पास एक ही चीज़ खाने का ऑप्शन नहीं होता, और भी बहुत सारे होते हैं, तो वही हम देखेंगे फूड वेब में। ये है आपका फूड वेब। अब ये देखिए एक चीज़ और देखते हैं इसमें, फिर फूड वेब पढ़ेंगे। मान लीजिए ये है आपकी ग्रास, मतलब प्लांट, इसको खाएगा डियर और इसको खाएगा टाइगर। डियर को गायब कर दो, सारे डियर मैंने गायब कर दिए कहीं पर, तो यहाँ पे क्या होगा, टाइगर को खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, और ये प्लांट को खाने के लिए कोई होगा नहीं, तो प्लांट बढ़ती जाएगी, और टाइगर को कुछ खाने के लिए मिलेगा तो ये मर जाएगा। पर ऐसा तो होता नहीं है ना, प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं होता, टाइगर कुछ और खा लेगा, या फिर इस डियर को सिर्फ टाइगर ही नहीं खाएगा, लॉयन भी तो खा सकता है। प्लांट तो बहुत सारे होते हैं, अलग अलग किस्म के होते हैं, और प्लांट्स तो बहुत सारे एनिमल खाते हैं ना, तो हमारा फूड चेन नहीं, फूड वेब चलता है। तो यही सारी चीज़ें देखेंगे हम। तो यहाँ पे जो एनर्जी फ्लो हो रहा है, इस एनर्जी फ्लो में हम ये देखेंगे कि एक प्लांट्स को कितने जने खा सकते हैं। मान लीजिए देखिए ये था रैट, रैट ने घास खाई और रैट को इसने खा लिया, और रैट को आउल भी खा सकता है, रैट को स्नेक भी खा सकता है। तो
एक जानवर को 3 जानवर खा सकते हैं, है ना। तो ये आपका फूड वेब है जिसमें बहुत सारी फूड चेन आ जाती है। और एक बात और इसमें लिखी है, फर्स्टली द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। सबसे पहले आपके देखेंगे जो एनर्जी का फ्लो हो रहा है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, यूनिडायरेक्शनल हो रहा है। Second, the energy that is captured by the autotroph does not revert back to the solar inputs and the energy which passes to the herbivores does not come back to autotroph। इसके कहने का मतलब ये है कि सिर्फ यूनिडायरेक्शन है, एक ही वे में, एक ही डायरेक्शन में आपकी एनर्जी की फ्लो होगी। मान लीजिए प्लांट ने जो एनर्जी ली थी उसको इसने खा लिया, हर्बीवोर ने खा लिया। अब ये जो हर्बीवोर ने खा के एनर्जी ली थी वो वापस प्लांट को तो नहीं दे सकता, या प्लांट सन को तो नहीं दे सकता एनर्जी, तो एक ही फ्लो में चलता रहेगा। सेकेंडली, दूसरी क्या बात है, द एनर्जी अवेलेबल एट ईच टॉपिक लेवल गेट डिमिनिश्ड प्रोग्रेसिवली ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच लेवल। और हर लेवल पे क्या होगा, एनर्जी कम हो जाएगी। हर लेवल पे एनर्जी उनकी खुद की बॉडी में भी यूज़ हो रही है, तो अगले लेवल के लिए एनर्जी थोड़ी ही ट्रांसफर होगी। अनदर इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ फूड चेन इज how knowingly some harmful chemicals enter our bodies through the food chain. You have read in class 9 how water gets polluted. One of the reason is the use of several pesticides and other chemicals. अब यहाँ पे बोला गया कि इस फूड चेन के थ्रू बहुत सारे ऐसे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं बॉडी में एंटर हो जाते हैं। जैसे क्लास 9 में हमने पढ़ा कि पानी पॉल्यूटेड हो जाता है। पानी कैसे पॉल्यूटेड होगा कि बहुत सारे पेस्टिसाइड और केमिकल्स जब पानी में मिला दिए जाते हैं तो क्या होगा कि बहुत सारी डिसीज़ फैलती हैं, पेस्ट फैलते हैं। अब वो केमिकल्स क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को भी ख़त्म कर देते हैं, वाटर बॉडीज़ को भी डिस्टर्ब करते हैं, वाटर बॉडीज़ में जितने ऑर्गेनिज्म होंगे उनको भी मार देंगे, तो वहाँ का फूड चेन भी डिस्टर्ब हो जाएगा। फ्रॉम द सॉइल दीज आर एब्जॉर्ब बाय प्लांट। सॉइल से वो सारे जो हार्मफुल केमिकल्स थे वो प्लांट में आ गए, प्लांट को हमने खाया तो हमारी बॉडी में आ गए। तो फूड चेन में ये भी क्या होता है कि डिसीज़ भी क्या हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है। एंड फ्रॉम द वाटर बॉडी दीज आर टेकन बाय एक्वेटिक प्लांट्स। तो ये आपको बताया गया है, इस डायग्राम में बताया है कि फ्लो ऑफ एनर्जी जो पूरे इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो हो रहा है किस तरीके से हो रहा है। तो ये सारे डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पढ़ के रखिएगा इन्हें। दिस इज़ वन ऑफ द वे इन विच दे एंटर द फूड चेन। तो ये एक तरीका है किस तरीके से फूड चेन में एंटर हो जाते हैं, इनडायरेक्टली भी डायरेक्टली भी। एज दिस केमिकल्स आर नॉट डिग्रेडेबल, ये जो केमिकल्स यूज़ किए वो डिग्रेडेबल नहीं होते। दिस गेट accumulated progressively at each topic level as human beings occupy the top level in a food chain. The maximum concentration of these chemicals get accumulated in our body. तो यही है कि ह्यूमन बींग्स के अंदर भी वो जो केमिकल्स वो एंटर हो जाते हैं टॉप लेवल पे। ह्यूमन बींग बताया, उसकी बॉडी में भी केमिकल्स आ गए। तो इस फिनोमेनन को क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। This is the reason why our food grains such as wheat, rice, vegetable, fruit, even meat contain varying amount of pesticide residue. तो एक यही रीज़न है कि जो हमारे फूड ग्रेन्स होते हैं, जो भी हमारे खाने का सामान होता है, उसमें बहुत सारे पेस्टिसाइड्स के कुछ ना कुछ रेजिड्यूज हमें मिलते हैं जिसको हम होने से भी रिमूव नहीं कर सकते। तो बस यही कह सकते हैं कि केमिकल्स वगैरह यूज़ नहीं करने चाहिए ग्रेन्स में ना। एक्टिविटी देख लेने हैं 15.3, कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं। व्हाट आर टॉपिक लेवल, टॉपिक लेवल क्या होते हैं, कुछ एग्जाम्पल देने हैं फूड चेन के। एंड स्टेट द डिफरेंट टॉपिक लेवल इन इट, एक टॉपिक लेवल बना के बता देना आपको यहाँ पर। व्हाट इज़ द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम, डिकम्पोजर्स का रोल क्या होता है इकोसिस्टम में ये बताना है। हाउ डू आवर एक्टिविटीज़ अफेक्ट द इन्वायरमेंट, हमारी एक्टिविटीज़ इन्वायरमेंट में किस तरीके से अफेक्ट करती हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि हम इन्वायरमेंट में क्या करते हैं, पॉल्यूशन फैलाते हैं। पॉल्यूशन से क्या होगा, ओजोन में डिप्लीशन होगा, है ना। ओजोन का डिप्लीशन का मतलब क्या है कि आपके जो अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर है, जहाँ पे ओजोन लेयर है, जो हार्मफुल रेडिएशंस को आने से रोकती है आपके अर्थ के ऊपर, हम क्या उस लेयर को क्या कर रहे हैं, रप्चर कर रहे हैं, बेकार कर रहे हैं। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाएं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हमारी एक्टिविटी से हम क्या करें, इन्वायरमेंट बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। ओजोन लेयर एंड हाउ इट इज़ गेटिंग डिप्लीटेड, ओजोन लेयर के बारे में पढ़ेंगे और किस तरीके से वो ख़राब हो रही है वो भी। देखिए ओजोन लेयर कैसे बनी है, 3 ऑक्सीजन एटम से, O3, वाइल O2 विच इज़ नॉर्मली रेफर टू ऑक्सीजन। O2 को क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन, जो कि हर एरोबिक फॉर्म के लिए ज़रूरी है, हर लाइफ के लिए ज़रूरी है जो सांस लेते हैं। ओजोन इज़ अ डेडली पॉइजन, ओजोन क्या है, जहर होता है एक तरीके का। हाउएवर एट हायर लेवल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर ओजोन परफॉर्म्स एन एसेंशियल फंक्शन। तो आप क्या देखते हो, आपके अर्थ के सबसे ऊपर वाली लेयर पे ओजोन मिलती है जो कि बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, जो क्या करती है, यूवी रेडिएशंस को अर्थ पे आने से रोकती है। दिस रेडिएशन इज़ हाईली डैमेजिंग द ऑर्गेनिज्म, अगर ये एंटर कर जाएँ तो बहुत ज़्यादा हाईली डैमेज कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म को, जैसे कि स्किन कैंसर हो जाता है, हार्मफुल रेडिएशन जब अर्थ के ऊपर आ जाती है उससे। तो ओजोन लेयर क्या करती है, बचाती है उन रेडिएशंस को अर्थ के एंटर होने से। ओजोन एट अ हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर इज अ प्रोडक्ट ऑफ यूवी रेडिएशन एक्टिंग ऑन एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। द हायर एनर्जी यूवी रेडिएशन स्प्लिट अपार्ट फ्रॉम मॉलिक्यूल O2 इनटू फ्री ऑक्सीजन एटम्स।
These atoms then combine with the molecule to form the ozone. तो यहाँ पे इस पैरे में क्या बताया कि जो हायर लेवल पे आप ओजोन लेयर मिलती है वो कैसे होती है, ऑक्सीजन है O2 में, तो O2 में क्या मिले, 2 O मिले तभी तो O2 बना। अब क्या कीजिए, इस O2 में एक और O मिला दीजिए तो ओजोन बन जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे बताया कि एटमॉस्फेयर में फ्रीली ऑक्सीजन जो होती है ना उसमें एक और ऑक्सीजन का एटम मिल जाता है जो कि कंबाइन होकर क्या बनाता है, ओजोन बनाता है। तो यहाँ पे बताया फर्स्ट लाइन में 1980s से ओजोन का डिप्लीशन होता जा रहा है, जल्दी जल्दी शार्पली डिप्लीशन हो रहा है, ये बोला गया है बस। दिस डिक्रीज हैज़ बीन लिंक्ड टू सिंथेटिक केमिकल्स लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन। किसकी वजह से हो रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो आपके रेफ्रिजरेटर में यूज़ होता है, फायर एक्सटिंग्विशर्स में, ये सारी जो गैसेज है ना ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं ओजोन लेयर पे। 1987 की बात है, द यूनाइटेड नेशन सक्सीड इन फॉर्मिंग एग्रीमेंट फ्रीज CFC। तो इन्होंने एक एग्रीमेंट किया कि अब क्या करना है, CFC को पूरी तरीके से रोकना है। 1986 इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज टू मेक CFC फ्री। तो अब क्या कर दिया, CFC को हटाना है इस गैस को, क्योंकि ओजोन में क्या कर रही है, डिप्लीशन कर रही है। तो कंपनीज को बोल दिया गया कि आप ऐसे रेफ्रिजरेटर बनाए जिसमें CFC का यूज़ ना होता हो, है ना। तो ऐसी टेक्नोलॉजी लाई जाए। अब एक्टिविटी 15.3 देखनी है आपको, मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। अब पॉल्यूशन को कैसे कम कर सकते हैं कि जितना गार्बेज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको मैनेज करें, है ना। तो 15.5 की एक्टिविटी है, कुछ आपको करनी है वेस्ट मटेरियल गार्बेज के साथ, उसको मैनेज करके देखना है। तो लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में हमने क्या देखा था, द फूड वी ईट डाइजेस्टेड बाय वेरियस एंजाइम इन आवर बॉडी, कि जो हम खाना खाते हैं वो बहुत सारे एंजाइम से हमारी बॉडी में क्या होता है, डाइजेस्ट हो जाता है। हैव यू एवर वंडर व्हाई द सेम एंजाइम डज नॉट ब्रेक डाउन एवरीथिंग वी ईट। लेकिन वो सेम एंजाइम जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है वो हर एक फूड को ब्रेक डाउन नहीं कर पाते, ऐसा क्यों। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक एट देयर एक्शन। तो जितने भी एंजाइम आपकी बॉडी में प्रेजेंट हैं उनका एक अलग अलग स्पेसिफिक एक्शन होता है हर एंजाइम का ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज वाई वी विल नॉट गेट एनी एनर्जी इफ वी ट्राई टू ईट कोल। तो अगर हम कोल खाएंगे, कोयला खाएंगे तो हमें कोई एनर्जी नहीं मिलेगी, एंजाइम वर्क ही नहीं करेगा। मैनी ह्यूमन मेड मटेरियल्स लाइक प्लास्टिक विल, उसी तरीके से प्लास्टिक है कि प्लास्टिक्स को जो डिकम्पोजर्स है ना वो भी क्या डिकम्पोज नहीं कर पाते, जैसे बैक्टीरिया, सैप्रोफाइट्स वगैरह। दीज मटेरियल्स विल बी एक्टिंग अपॉन अ फिजिकल प्रोसेस लाइक हीट एंड प्रेशर बट अंडर द एम्बिएंट कंडीशन फाउंड इन आवर इन्वायरमेंट दीज पैरासाइट फॉर अ लॉन्ग टाइम। आप क्या देखेंगे कि जो पॉलीथीन है ना, जो आपकी प्लास्टिक्स है, ये डिकम्पोज होती नहीं है, लॉन्ग टाइम तक इसी तरीके से इन्वायरमेंट में पड़ी रहती है। सब्सटेंस दैट आर ब्रोकन डाउन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस आर सेड टू बी बायोडिग्रेडेबल। तो वो सब्सटेंस जो ब्रोकन डाउन हो जाते हैं, जो डिकम्पोज हो जाते हैं, उन्हें बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। और ये जो आपकी पॉलीथीन है वो है नॉन बायोडिग्रेडेबल, ऐसे सब्सटेंस जो कि नहीं टूटते, जो कि डिकम्पोज नहीं होते। दीज सब्सटेंस में बी इनर्ट एंड सिंपली परसिस्ट इन द इन्वायरमेंट। वो इसी तरीके से लंबे समय तक क्या होते हैं, पड़े रहते हैं और बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट कॉज करते हैं, गैसेस प्रोड्यूस करते हैं जो हार्म करते हैं, पॉल्यूशन करते हैं बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट में। अब यहाँ पे बताने कुछ सब्सटेंसेस बायोडिग्रेडेबल क्यों होते हैं, कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल क्यों होते हैं, क्योंकि ये डिकम्पोज हो जाते हैं, ये नहीं हो पाते हैं। इनका मैन्योर वगैरह सब कुछ बना सकते हैं लेकिन इनका कुछ नहीं कर सकते आप, इनको सिर्फ आप रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। और तीसरा आर जो होता है वो आप मुझे बताएंगे। गिव एनी 2 वेज इन विच बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वुड अफेक्ट द इन्वायरमेंट। ऐसे 2 तरीके बता देने जो आपके बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस है ना वो इन्वायरमेंट को अफेक्ट करें। थोड़ी सोचने वाली बात है कि यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल की बात हो रही है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर है आपका जैसे कोल है वो बायोडिग्रेडेबल है, लेकिन हार्मफुल इफेक्ट क्या करता है वो कि जब उसको जलाते हैं तो स्मोक निकलती है बहुत सारी। तो ऐसे आप बता देंगे एक दूसरा वाला। गिव एनी 2 वेज इन विच नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस वुड अफेक्ट द इन्वायरमेंट। यहाँ पे 2 तरीके बताने हैं कि नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस जो होते हैं वो किस तरीके से इन्वायरमेंट को अफेक्ट करें। तो ईजी है। विजिट एनी टाउन और सिटी। तो यहाँ पे भी कुछ एक्टिविटी है जो आपको कहीं टाउन और सिटी में जाना है और गार्बेज के रिगार्डिंग कुछ एक्टिविटी बताइए। 15.7 म्यूनसिपल, पंचायत, कॉर्पोरेशन, एसोसिएशन, मतलब उनके लिए कुछ एक्टिविटी वो करेगा, यहाँ पे भी कर सकते हैं आप। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है चैप्टर की एक्टिविटी, बस पढ़ लीजिएगा अपनी समझ के लिए। इम्प्रूवमेंट्स इन आवर लाइफ स्टाइल हैव रिजल्टेड इन ग्रेटर अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल जनरेशन। अगर हम अपनी लाइफ में, अपने लाइफ स्टाइल में अगर कुछ चेंज लाएंगे तो जो वेस्ट मटेरियल हम जनरेट कर रहे हैं उसमें भी चेंज आएगा। चेंजेस इन एटीट्यूड ऑल्सो हैव a role to play with more and more things we use becoming disposable। अगर हम एटीट्यूड में चेंज लाएंगे, अपने सामान को जो हम यूज़ कर रहे हैं उसको यूज़ करने के तरीके में चेंज लाएंगे तो बहुत सारा प्रॉब्लम्स हमारे सॉल्व हो सकते हैं। ये लिखा है। चेंजेस इन पैकिंग हैव रिजल्टेड इन मच ऑफ आर वेस्ट बिकम नॉन बायोडिग्रेडेबल। आपको थिंक इट ओवर में लिखा हुआ है। पहले जो ग्लासेस थे प्लास्टिक के ग्लास यूज़ होते थे, है ना, जिसे यूज़ एंड थ्रो वाले बोलते हैं। फिर कुल्हड़ आ गए। अब हमने देखा कि जो कुल्हड़ है वो क्ले से बनते हैं, जो आपकी टॉप मोस्ट सॉइल होती है ना, जो फर्टाइल होती है, उससे कुल्हड़ बनते हैं। अब देखा जाए तो यहाँ पे बहुत सारी फर्टाइल सॉइल यूज़ हो रही है इसमें। तो अब हमने क्या एक और तरीका निकाला कि अब हमने डिस्पोजेबल पेपर कप्स यूज़ करने लगे हैं। तो देखिए यहाँ पे किस तरीके से चेंज आया है ना।
व्हाट इज़ ओजोन, ओजोन क्या है, एंड हाउ डज इट अफेक्ट एनी इकोसिस्टम, वो इकोसिस्टम को कैसे अफेक्ट करते हैं ये भी बताना है। हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, मेथड बता दीजिए रिड्यूस कैसे करेंगे आप डिस्पोजल्स को। गिविंग एनी 2 मेथड, तो रीयूज़ कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे मेथड्स होते हैं जो आप बताएंगे। तो चैप्टर यहीं पे खत्म, छोटा सा चैप्टर था, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें पढ़ने के लिए। तो फूड चेन और फूड वेब इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बायोटिक, एबायोटिक, कंज्यूमर क्या होता है, प्रोड्यूसर क्या होता है, ठीक है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। आपको ये पूछ लिया जाएगा कि जो आपका प्राइमरी टर्शियरी लेवल है उस पर कौन प्रेजेंट होता है, कार्निवोर्स होते हैं, प्राइमरी कार्निवोर होते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे छोटे छोटे पूछ लिए जाएंगे। तो छोटी छोटी बातें इस चैप्टर से याद रखनी है आपको। ये छोटी सी समरी है जो आपको एक क्विक रिव्यू देगी आपको इस चैप्टर का। एक्सरसाइज करेंगे तो चैप्टर खत्म हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन ओनली बायोडिग्रेडेबल आइटम्स, ऐसे आपको ग्रुप बताना जिसमें सिर्फ बायोडिग्रेडेबल आइटम्स हो जाए। तो इसमें ग्रास भी, फ्लावर, लेदर बायोडिग्रेडेबल है। लेदर क्यों होगा, लेदर किससे बनता है, एनिमल्स की स्किन से। ग्रास, वुड, प्लास्टिक, प्लास्टिक नहीं होगा। ये तीनों होंगे, ये नहीं होगा बस, ठीक है, ये वाला नहीं होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट ऑफ अ फूड चेन, फूड चेन कहाँ बनेगी। तो ग्रास, सबसे पहले तो ग्रास होनी चाहिए। ग्रास को कौन खाएगा, गॉट, गॉट को कौन खाएगा, ह्यूमन। या ग्रास, वीट, मैंगो, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट देखते हैं और भी देख लेते हैं। गॉट, ये तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा। ग्रास को फिश नहीं खा सकते बिल्कुल भी, तो इसका आंसर होगा बी वाला। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। कैरिंग क्लोथ बैग टू पुट परचेज, अब आप ये वाला क्वेश्चन ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं कि कौन सी प्रैक्टिसेस आप यूज़ करेंगे कि इन्वायरमेंट में कूड़ा कम हो, कि आप क्लॉथ बैग को यूज़ करें, है ना। और स्विच ऑफ अननेसेसरी लाइट एंड फैन, जब आपको ज़रूरत ना हो तो पंखे और लाइट को बंद करें। वॉकिंग टू स्कूल, स्कूल आप पैदल जाएं अगर आपका स्कूल पास में है तो, है ना। स्कूटर वगैरह से देखिए कितना पॉल्यूशन होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑल द अबव हो जाएगा। व्हाट विल हैपन इफ़ वी किल ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन 1 ट्रॉपिक लेवल, क्या होगा जब हम किसी भी एक ट्रॉपिक लेवल में से सारे ऑर्गेनिज्म को मार देंगे तो क्या होगा, ऊपर वाले का कम हो जाएगा, नीचे वाला बढ़ जाएगा। विल द इम्पैक्ट ऑफ रिमूविंग ऑल द ऑर्गेनिज्म इन अ ट्रॉपिक लेवल बी डिफरेंट फ्रॉम ट्रॉपिक लेवल, अगर एक ऑर्गेनिज्म को हम किसी भी ट्रॉपिक लेवल से हटाते हैं तो बाकी और जो ट्रॉपिक लेवल हैं क्या उनके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा, जी हाँ पड़ेगा। कैन द ऑर्गेनिज्म ऑफ एनी ट्रॉपिक लेवल बी रिमूव्ड विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज टू इकोसिस्टम, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इकोसिस्टम के ऊपर तो डैमेज होगा ही होगा, इम्बैलेंस आ जाएगा इकोसिस्टम में, एक चीज़ बढ़ जाएगी एक चीज़ घट जाएगी ऐसे। व्हाट इज़ द बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है। विल द लेवल्स ऑफ मैग्निफिकेशन बी डिफरेंट एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इकोसिस्टम, तो बताने कि लेवल जो है मैग्निफिकेशन को वो हर लेवल पे अलग होगा इकोसिस्टम में। व्हाट आर द प्रॉब्लम कॉज्ड बाय नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट, जो हम जनरेट करते हैं क्या क्या प्रॉब्लम होती है इससे, इन्वायरमेंट को कितना हार्म होता है, पॉल्यूशन होता है, डिसीज़ होती हैं। इफ़ ऑल द वेस्ट वी जनरेट बायोडिग्रेडेबल, अगर हम जो भी वेस्ट जनरेट कर रहे हैं अगर वो बायोडिग्रेडेबल है, विल दिस हैव नो इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट, क्या उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा इन्वायरमेंट में। अब देखिए कोल अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसका तो होगा भाई, एयर पॉल्यूशन होगा, ऐसे आपको और भी रीज़न बताने कि ऐसा कुछ है, होगा या नहीं होगा। व्हाई इज डैमेज टू ओजोन लेयर अ कॉज ऑफ कंसर्न या फॉर कंसर्न, कि ओजोन लेयर में जो होल हो गया है वो या डिप्लीट हो रही है, ये प्रॉब्लम का कोई इशू है, क्यों है, कौन से स्टेप्स ले सकते हैं जिससे आप इसको रोक सकें, ठीक है। तो इजी सा क्वेश्चन है सारे इस चैप्टर के, कोई ऐसी दिक्कत आएगी नहीं आपको। अगर आती है तो किसी भी टॉपिक को आप कमेंट करके ज़रूर पूछेंगे, या तो पर्टिकुलर उस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाएगी या आपका कमेंट में जो भी क्वेश्चन होगा उसकी क्वेरी रिजॉल्व करी जाएगी। तो इस क्लास का ये लास्ट चैप्टर था, सारे चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो गए। किसी भी चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, प्लेलिस्ट चेक करते रहिएगा, सारे चैप्टर्स देखते रहिएगा, एंड जो भी दिक्कत आती है कमेंट ज़रूर कीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करते रहिए ताकि फर्दर जो और भी अलग अलग सब्जेक्ट्स की जो वीडियोस चैनल पे अपलोड हुए वो आपको उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इसी तरीके से सपोर्ट रखिए, मोटिवेट रखिए हमें, ताकि आपके लिए इसी तरीके की वीडियोज़ लाते रहें। थैंक यू।